हेलो स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे जो सेंट्रल बैंक है उसके कुछ फंक्शंस की। उसमें जो बैंक का जो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, ये जो फंक्शन की बात कर रहे थे, उसमें हम बात कर रहे थे क्वांटिटिव मेजर्स की कि सेंट्रल बैंक के कौन कौन से क्वांटिटिव मेजर्स होते हैं, जिसमें हमने कल देख लिया था बैंक रेट एंड डिस्काउंट रेट के बारे में। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है या डिस्काउंट रेट क्या होता है, और ये बैंक रेट किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। आज हम इसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। कई बार हमें सुनने को मिलता है, कई बार हम ये न्यूज़पेपर में, टीवी पे, हर जगह सुनते हैं जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, उसमें रेपो रेट इंक्रीज़ हो गया या डिक्रीज़ कर दिया गया। तो एक्चुअली में रेपो रेट होता क्या है और ये किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो रेपो रेट क्या है? व्हेन द कॉमर्शियल बैंक्स आर इन नीड ऑफ फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड, they can borrow from the central bank against approved securities. The rate of interest charged by the central bank on such lending is called repo rate. तो repo rate क्या है? When the commercial banks are in need, जब commercial बैंक को ज़रूरत होती है फंड्स की for short period, छोटे समय, कम समय के लिए, जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से फंड्स लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं, तो और जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को वो फंड अवेलेबल कराता है, वो लेंड करता है, उस रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट का मतलब क्या हुआ कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है जब सेंट्रल बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए फंड्स लेते हैं, लोन लेते हैं, और जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को वो फंड्स अवेलेबल कराता है, वो लोन देता है, उस रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अब रेपो रेट एक्चुअली में इसका रोल क्या है? वो अगर रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज़ करके किस तरह से सेंट्रल बैंक मार्केट में जो मनी फ्लो है उसको किस तरह से कंट्रोल करती है, तो हम देखते हैं कि कैसे कंट्रोलिंग करती है। अगर मान ली कंडीशन है इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की कंडीशन को सेंट्रल बैंक किस तरह से रेपो रेट की जो एक मेज़र है, जो एक मेज़रमेंट है, उसे किस तरह से कंट्रोल करता है। तो मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन मार्केट में है, तो उस समय जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा? राइजिंग रेपो रेट, मतलब रेपो रेट जो होता है उसको बढ़ा देता है, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देता है। इससे क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर वो रेट मेक द बोरोइंग बाय कॉमर्शियल बैंक कॉस्टलियर। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको भी जो रेट, जिस रेट पे वो फंड्स लेते हैं सेंट्रल बैंक से, वो महंगा हो जाता है, कॉस्टली पड़ता है उनको। तो एज सच व्हेन रेपो रेट इज इंक्रीज, बैंक्स आर ऑल्सो फोर्स टू राइज देयर लैंडिंग रेट्स। तो जब उन्हें वो जो फंड्स बैंक से मिल रहा है सेंट्रल बैंक से वो महंगा पड़ता है, कॉस्टलियर हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? फिर अपने लैंडिंग रेट्स भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो भी वो पब्लिक को लोन देते हैं तो उस लैंडिंग रेट्स को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। उससे क्या होता है? इट मेक्स द क्रेडिट कॉस्टलियर। फिर इससे जो पब्लिक को लोन मिलता है वो महंगा, कॉस्टलियर हो जाता है। डिमांड फॉर क्रेडिट रिड्यूसेस, फिर जो लोन की डिमांड होती है, क्रेडिट की डिमांड होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। लेस मनी गोज़ टू द इकॉनमी, और फिर मार्केट में जो इकॉनमी में जो मनी जाता है वो भी कम हो जाती है। उससे क्या होता है? परचेजिंग पावर इज़ कर्टेल्ड, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। एंड फॉल्स एंड, ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो फॉल्स हो जाती है। एंड एक्सेस डिमांड इज़ करेक्टेड, जो एक्सेस डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है। इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो लोग मार्केट में डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम होगी तो अपने आप ही जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने किस तरह से रेपो रेट को बढ़ा के जो मार्केट में इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, फिर अगर मान लें जब डिफ्लेशन की बात करते हैं, डिफ्लेशन में क्या होता है कि जो रेपो रेट है जब रिड्यूस कर दिया जाता है,
तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है और डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीज़। जो क्रेडिट की डिमांड होती है, जो कॉमर्शियल बैंक लोन देते हैं पब्लिक को, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मोर मनी फ्लोज टू द सिस्टम, और सिस्टम में बहुत सारा पैसा फिर जाने लगता है, मार्केट में बहुत मनी फ्लो बढ़ जाता है। परचेजिंग पावर इंक्रीजेस, इससे लोग की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। एंड एग्रीगेट डिमांड राइजेस, ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। एंड डिफिशिएंट डिमांड इज़ करेक्टेड, जो भी डिमांड की कमी होती है जिसकी वजह से डिफ्लेशन आ जाता है, और वो भी ठीक हो जाता है। लोगों के पास क्योंकि पैसा आने लगता है तो लोग परचेजिंग पावर बढ़ा देते हैं। When the commercial banks have surplus funds, they can deposit the same with the central bank and earn interest. जब कॉमर्शियल बैंक्स के पास क्या होता है, जो फंड्स होता है वो सरप्लस हो जाता है, मतलब जो डिपॉजिट्स किए जाते हैं एक लेवल से ज़्यादा डिपॉजिट्स हो जाते हैं, उनके पास जो फंड्स होता है वो सरप्लस होने लगता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उस सरप्लस को सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन सच डिपॉजिट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। और जिस रेट पर जो सेंट्रल बैंक, ठीक है, उनको पेड करता है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट पेड करता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इसमें देखें तो जो रिवर्स रेपो रेट में किस तरह से कंट्रोलिंग होती है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की। व्हेन रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज, जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, इट इनकरेज द कॉमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। तो क्या होता है, फिर उनको लगता है कॉमर्शियल बैंक को कि अब हम अगर सेंट्रल बैंक में अपना जो फंड्स है, जो सरप्लस फंड है, अगर हम डिपॉजिट करेंगे तो उस पर हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो चुका है। तो दिस हैज़, फिर इससे क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फंड सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करने लगते हैं, तो इससे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किस पे, ऑन द लैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। जब वो सारा फंड्स सेंट्रल बैंक में ही डिपॉजिट कर देंगे बिकॉज ऑफ टेकिंग हायर रिटर्न्स, तो उनके पास जो फंड्स होगी उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, डिमांड फॉर क्रेडिट रिड्यूसेस। तो वो जब उनके पास फंड्स ही नहीं होगा तो वो जो फंड्स अवेलेबल है उसको हायर रेट पे देंगे, लैंडिंग रेट्स बढ़ा देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो फंड्स हैं उसका डिमांड जो होती है क्रेडिट की वो रिड्यूस हो जाती है। लेस मनी गोज़ टू द इकॉनमी, मार्केट में जो मनी है वो कम जाएगी। एंड जो एग्रीगेट डिमांड फॉल्स एंड एक्सेस डिमांड इज़ करेक्टेड, जो एक्सेस डिमांड है वो भी क्या करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, अगर इसका रिवर्स, फिर वही बात होती है डिफ्लेशन की, ठीक है। व्हेन रिवर्स रेपो रेट इट रिड्यूस्ड, जब रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है, इट डिस्करेज द कॉमर्शियल बैंक्स। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो डिस्करेज होते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर हम सेंट्रल बैंक में अपना जो सरप्लस फंड को डिपॉजिट करेंगे तो हमें उस पर अच्छा रिटर्न मिलेगा नहीं, तो फिर वहाँ पे वो लोग डिपॉजिट नहीं करते हैं अपने फंड्स को। तो उनके पास फिर क्या होता है कि उनके पास देयरफॉर लोअरिंग रिवर्स रेपो रेट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है क्योंकि कॉमर्शियल जो बैंक्स हैं उनके पास जो फंड्स होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में फिर अवेलेबल होता है ज़्यादा, तो फिर वो क्या करते हैं, उनका जो लैंडिंग रेट्स हैं उसको कम कर देते हैं। उससे क्या क्रेडिट फ्लो बढ़ जाता है मार्केट में, लोग ज़्यादा लोन लेने लगते हैं और क्रेडिट फ्लो बढ़ जाता है मार्केट में, तो क्या होगा, फिर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, लोग मार्केट में ज़्यादा उसको लेके जाएंगे, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो डिफिसिट डिमांड है वो कम होगी और डिमांड बढ़ेगी, तो फिर अपने आप ही डिफ्लेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी।